चलिए अब हम आज स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। पहले सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। EAN का पूरा नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक फार्मूला है, एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन फार्मूले की कैलकुलेशन में ये हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ स्टोरी अपने को भी आना चाहिए। सारी स्टोरी फार्मूले में नहीं लिखी होती। तो EN का फार्मूला क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल के टोटल इलेक्ट्रॉन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। उस सेंट्रल मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको माइनस करना, मींस कितने इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किए वो इसमें से माइनस करिए, और जो वैल्यू बचे उसको यहां लिखने के बाद इसमें प्लस करिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड। लोन पेयर के नंबर नहीं लिखना, ये ध्यान रखना। लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्लियर? एक एग्जांपल समझाता, बाकी आप प्रैक्टिस करना। जैसे CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव, ये एग्जांपल है। सब इसमें मिल जाएगा आपको। क्रोमियम का टोटल इलेक्ट्रॉन 24, ऑक्सीडेशन स्टेट ये ऊपर लिखा है -3 करेंगे तो रिमेनिंग 23। अब अमीन एक लोन पेयर मोनोडेंटेट और एक लोन पेयर लेकर के आए, नंबर में 6, मीन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 12। तो इसका EN नंबर 35। और इसके साथ एक ऐसा कंसेप्ट है कि EAN नंबर अगर क्रिप्टॉन इनर्ट गैस के इक्वल आ जाए, और कब आएगा वो इक्वल? जब आपको डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज की सेंट्रल मेटल होगी तब इतना नंबर आएगा। अगर डी ब्लॉक की अगली सीरीज का नंबर होगा तो फिर रेडान के इक्वल जाएगा 86, जैसे प्लेटिनम वाला केस है, तो वो आगे जाएगा। ये इसका EN नंबर है, 2 मिनट के अंदर नोट करिए, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपल सा फार्मूला है, वहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको मिलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करना है, और ये माइनस प्लस भी आपको ही करना है। 1 मिनट का आपके पास समय है, इसको नोट करिए, फिर आगे स्टडी करते हैं। फिर एक और दूसरी चीज इसमें सिखाते हैं, और फिर आते हैं अपनी बात पर कि कल हम कहां से स्टडी कर रहे थे और कहां तक जाना है। ये EAN मिटा दो। अब आते हैं भाई, कल हम जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात कर रहे थे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फार्मूला है ये डी ऑर्बिटल। कितने डी ऑर्बिटल? अरे डी ऑर्बिटल तो 5 होते हैं। अब कल हमने आपको समझाया था कि सेंट्रल मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, या सेंट्रल मेटल वो किसकी तरह बिहेव करती है? लुईस एसिड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब लुईस एसिड है तो पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगी, और लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता, मींस इस पूरे पोर्शन को पॉइंट चार्ज बोला पॉजिटिव। सेंट्रल मेटल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। और इधर से कौन आएगा? लिगेंड अपने लोन पेयर लेकर। तो लोन पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो लुईस बेस की तरह होगा। इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये नेगेटिव चार्ज की तरह, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। नेगेटिव पॉइंट चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का अट्रैक्शन होगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलती है आयोनिक बॉन्ड है।
वीबीटी थ्योरी बोलती थी कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड। कौन क्या बोलता है उस पर मत जाइए, हमको कितना समझ में आता बस उस पर ध्यान दीजिए। ये लिगेंड आया। लिगेंड जब इनकमिंग लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर आता, तो कल मैंने समझाया था कि डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी सेंट्रल मेटल में पहले से प्रेजेंट थे, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, उनके आने का अपोजिशन करते हैं, और इस अपोजिशन के कारण इस डी ऑर्बिटल के जो 5 ऑर्बिटल है उनमें आपस में झगड़े हो जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है, 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाते हैं। 2 ऑर्बिटल जिनकी इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर हायर है, वो हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं क्योंकि उनको फाइटिंग करना, और जो बाकी रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल से वो लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं, अपनी एनर्जी रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल को सप्लाई कर देते हैं। जिनको वो सप्लाई करते हैं वो फाइटिंग करेंगे ऊपर जाकर के रिपल्सन के अगेंस्ट, और जो अपनी एनर्जी को देंगे वो सेफ डाउन साइड रहेंगे। तो ये स्प्लिटिंग हुआ, ये यहां आ गए 3 ऑर्बिटल और 2 यहां चले जाते हैं। ये कौन सी ज्योमेट्री का डायग्राम है? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है, उसमें ऐसा होता है। इनको पहचानते हो आप, एक का नाम DXY, एक का नाम DXZ, एक का नाम DYZ। तीनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के 45 के एंगल पर प्रेजेंट होती है, और इनकी ये कौन है? ये DX स्क्वायर Y स्क्वायर, एंड दूसरा ऑर्बिटल कौन सा है? DZ स्क्वायर, क्योंकि इन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक्सिस पर हायर है। कहां हायर होगी? एक्सिस पर। इसीलिए ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट फाइटिंग करते हैं। फिर भी फाइटिंग कोई काम आना नहीं है, क्योंकि लिगेंड ने शपथ ले रखी है कि मेरे को सेंट्रल मेटल से मुलाकात करना है। सेंट्रल मेटल ने उसको ऑलरेडी वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करा रखे, तो इनकी क्या औकात के ये उसको रोक लेंगे। लिगेंड अपने लोन पेयर लेकर के आएगा सेंट्रल मेटल पर, और ये ऑर्बिटल फिर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जो हायर एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है वही हाइब्रिडाइजेशन में अपना नाम फेमस करेगा। तो अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो उस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलेंगे? D2sp3, लो स्पिन ज्योमेट्री होगी। और अगर मान लीजिए आउटर डी ऑर्बिटल काम आया तो sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, बाहर वाला डी ऑर्बिटल। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मैक्सिमम टाइम, लो स्पिन ज्योमेट्री। ये हाई स्पिन ज्योमेट्री sp3D2, लेकिन दोनों की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। अब हम इसमें एक फार्मूला लिखें कि इसकी एनर्जी कितनी चेंज हुई। क्यों? इसी एनर्जी के बेस पर इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड है कि कितनी इसने एनर्जी को एक्सचेंज किया। जैसे यहां पर इनकी एनर्जी ये थी, अरे ये ऑर्बिटल की बिफोर टाइम का एनर्जी लेवल है। ये क्या हुए? 3 ऑर्बिटल डिक्रीज हुए, 10Q इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 2 हायर एनर्जी लेवल में चले गए। 5 ऑर्बिटल में 3/5 ये होगा, 2/5 ये हो जाएगी। इस तरह ये क्या हुई? माइनस, और ये क्या हुई? प्लस। इस तरह इनकी वैल्यू पुट अप करते हैं। ये कहां चली गई? माइनस में। ये एनर्जी कहां चली गई? प्लस में। अब यहां पर एक फार्मूला है, एक ज्योमेट्री को समझा के फिर उसका फार्मूला समझाना। जैसे कोबाल्ट F6 3-, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, उसकी ज्योमेट्री बनाएंगे, उसके फार्मूले की बात करेंगे और अपनी स्टोरी को एंड करेंगे। कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 27, 3d7 4s2। क्लियर? सभी को समझ में आया? कोबाल्ट 27, 3d7 4s2। अब यहां देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है कोबाल्ट का? 3, मींस उसने 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के टाइम। 2 ये गए, एक यहां से जाएगा, तो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं?
1 2 3 4 5। बात समझ में आई होगी। कोबाल्ट 3d7 4s2 ऑक्सीडेशन स्टेट +3, 3 इलेक्ट्रॉन गए, 2 s के गए, 1 d का गया। ये उसकी ज्योमेट्री। अब यहां बना 1 2 3 4 5 6 और ये ज्योमेट्री किसकी है? कोबाल्ट 27 3 पॉजिटिव जो कॉम्प्लेक्स आयन की सेंट्रल मेटल है। क्लियर? अब देखिए लिगेंड आया, लिगेंड इनको स्प्लिटिंग करेगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और ये पेयरिंग करवाएगा। क्या करवाएगा? पेयरिंग करवाएगा। या फिर ना करवाएगा तो कैसे रखेगा? 1 2 3 4 और 5 6। अभी कुछ नहीं हुआ है, ये जो पोजीशन थी वही यहां है। ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3 ये तीनों नीचे गए डाउन साइड, 1 2 ये ऊपर गए। अब कौन सा ऑर्बिटल कौन सा है इसमें हम ये नहीं बता सकते कि ये, हाँ ये 2 है, इनके नाम है dx² y² dz²। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये। अब बताओ फ्लोराइड कैसा लिगेंड है? अरे फ्लोराइड तो वीक लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन को बैक साइड पुश कर सकता है क्या? नहीं, इसलिए कोबाल्ट की ज्योमेट्री यही होगी, इसी से उसको स्टेबिलिटी गेन करना। ये हाई स्पिन ज्योमेट्री में चला जाएगा क्योंकि ये लिगेंड जो इनकमिंग है वीक लिगेंड है, इनको बैक साइड पुश नहीं कर सका। अब ये अगले डी ऑर्बिटल से अपना अरेंजमेंट जमाएगा। तो कोबाल्ट 27 3 पॉजिटिव का ये डायग्राम, इसमें जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग होता है तो इन इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या बोलते हैं? जो डाउन साइड चले जाए, अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर ले, स्मॉलर साइज में चले जाए, डाउन साइड चले जाए, उनको बोलते हैं टिंकू जी। क्या बोलते हैं? टिंकू जी, मतलब T2G। और जो हायर एनर्जी लेवल में चले जाए उनको क्या बोलते हैं? EG। और अगर आपको एग्जाम में इसका फार्मूला पूछा जाए लिखने के लिए, राइटिंग वर्क के लिए, कि इसके कॉम्प्लेक्स का टिंकू जी और EG के कंसेप्ट से फार्मूला लिखो, तो कैसे लिखोगे? ये कोबाल्ट 27 3 पॉजिटिव, क्या लिखोगे? ये T2G4 एंड EG2, ये फार्मूला बने। चलिए फार्मूले को छोड़िए, फार्मूले से अपने को कोई लेना देना नहीं, हमको केवल ये समझना है कि ये इसी कंसेप्ट से स्टेबिलिटी गेन करेगा और फिर इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी होगी। क्या होगी? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी, उसका फार्मूला मैं लिखूंगा, ये सब मिटाऊंगा। अब उसका फार्मूला लिखते हैं और उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए भाई, उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी, जो उस क्रिस्टल फील्ड को स्टेबलाइज करे, स्टेबिलिटी गेन कराए, उसका फार्मूला होगा -0.4 into x plus 0.6 into y plus p। अब ये होता है p, कितने ऑर्बिटल उसमें पेयर्ड है। क्लियर? अभी यहां हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी, इसी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये देखें x क्या है, तो x क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑफ टिंकू जी। और y क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑफ EG। फार्मूले में रन करिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, टिंकू जी वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी माइनस हुई है तो साइन माइनस रहेगा, और EG वाले की प्लस हुई तो उसका साइन प्लस। करिए कैलकुलेशन,
0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2, सॉल्व करोगे -1.6 प्लस 1.2, आंसर बना -0.4। ये इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी है। आप इस फार्मूले से बोर्ड पर लिख दिया है, आप भी अपने राइटिंग वर्क कर लीजिए, ना तो बुक में मिलेगा आपको, लेकिन अरिहंत की बुक में नहीं है, एररलेस में मिल जाए तो ठीक, बहुत अच्छी बात, आपकी किस्मत। तो ये नोट करिए किस तरह हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी को किसी भी कॉम्प्लेक्स की कैलकुलेट करेंगे। और ऐसे ना समझ में आए तो सीधा सा बात ध्यान रखिए, एक्स और वाई के टर्म में हमने लिया है, और एक्स वाई जेड को जब प्रोनाउंस करते हैं तो एक्स पहले आता है, इसलिए यहाँ एक्स का मतलब सीधा समझ लेना, जो पहले आते, पहले कौन आते, डाउन साइड वाले, तो एक्स की वैल्यू डाउन लेवल वाली, मतलब टिंकू जी, टिंकू जी का मतलब एक्स, और वाई का मतलब जो बाद में आते हैं हायर एनर्जी लेवल। इस तरह भी फार्मूले में एक्स और वाई का मीनिंग आप याद रख सकते हैं। एक्स मीन्स जो एबीसीडी में पहले आता मतलब टिंकू जी, वाई बाद में आता मतलब हायर एनर्जी लेवल। नोट करिए 2 मिनट के अंदर, फिर अपनी बात पर आते हैं। चलिए भाई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी के फार्मूले के बाद, En के फार्मूले के बाद अब आते हैं कि इनके अंदर कल हमने हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी की थी, कौन पैरामैग्नेटिक कौन डायमैग्नेटिक, ये बहुत सारी इसमें स्टडी की। आईयूपीएसी सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, वर्नर की थ्योरी स्टडी कर चुके हैं। अब आज जो स्टडी करेंगे उसका नाम है आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने के पहले एक स्टेटमेंट को फेयर कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट करें। स्टेटमेंट बोलूंगा, 2 टाइप की ज्योमेट्री होती है, एक लो स्पीड और दूसरी हाई स्पीड। इसी के सामने लिखना सके। लो स्पिन जो ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्वेश्चन पहले आया है। लो स्पिन ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली होती है, और जो हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उसका वेवलेंथ मिनिमम होगा। मतलब लो स्पिन ज्योमेट्री हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, मींस उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है या करती है जिसका वेवलेंथ क्या हो, मिनिमम वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। हाई स्पिन इसका अपोजिट है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लोअर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे जिसका वेवलेंथ मिनिमम होगा, मींस लो स्पिन ज्योमेट्री मिनिमम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और उसका अपोजिट हाई स्पिन एनर्जी तो लोअर एनर्जी लेवल को एब्जॉर्ब करेगी लेकिन उसका वेवलेंथ मैक्सिमम। बात समझ में आई होगी, और इस कंसेप्ट के क्वेश्चन है
उनको सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन के कंसेप्ट में दिमाग आपको लगाना है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय दिमाग मेरा उपयोग नहीं कर सकते, आप अपने दिमाग का उपयोग कर सकते हो। चलिए भाई, अब आते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आपको सभी को आती है। मॉलिक्यूलर उसमें फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट बनते हैं। उन स्ट्रक्चर को हम आइसोमर्स बोलते हैं। उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ये सारी स्टोरी आपको वर्बली आती है। दूसरी चीज, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आइसोमेरिज्म नहीं है, इसलिए इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि सारा कंसेप्ट वैसे ही होगा, इसमें कार्बन है ही नहीं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है और इसमें कार्बन एब्सेंट होगा। कार्बन होगा तो सही, लेकिन किसी दूसरे फॉर्म में होगा, जैसे कार्बोनिल, तो वो ग्रुप में है CO, कहां अकेला कार्बन। इसलिए इसकी आइसोमेरिज्म अलग टाइप की है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने आइसोमेरिज्म दो टाइप की स्टडी की थी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें भी दो टाइप की, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसमें 4 टाइप की, चारों के मैं नाम लिखूंगा, पहले उनकी स्टडी करेंगे, फिर बाद में जाएंगे स्टीरियो की। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहली है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखिए बोर्ड पर जगह कम है, एक एक को लिखेंगे, एक एक को समझेंगे। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला टाइप है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जैसा उसका नाम है वैसे ही उसकी डेफिनेशन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उसमें जब आप वाटर में उसको डिसॉल्व करोगे तो वो आयन डिफरेंट देंगे, दोनों आइसोमर्स अलग अलग आयन देंगे। जैसे CONH3 SO4 Br2, ये फार्मूला है। फार्मूला कैसे बनते हैं उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। या तो मैंने कहीं गलती की है या आपने उसको देखने में कहीं मिस्टेक की। देखिए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ पे Br2 मैंने कितने लिख दिए, 2, -2 हो गया। और सल्फेट पे ऑलरेडी -2 होते हैं, मींस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 4। तो इसको क्या करें, ऐसे लिखें। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, एक नेगेटिव आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है और 2, मतलब संख्या में तो 1 है, नंबर में तो 1 है, पर उस पर चार्ज 2 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, 3। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन स्टेट का फार्मूला स्टडी कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल शो only negative ions which are present outside the coordination sphere or inside the coordination sphere। वो कहीं भी हो सकता है और ये प्राइमरी वैलेंसी से अटैच होते हैं, ऐसा वो बोलता है। चलिए बोलता है, बोलने दो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3। अब इसका नाम बोलूंगा, यहां से स्टार्ट होगा। लिगेंड इसमें 2 है, एक सल्फेट है और एक अमीन है, तो पेंटामाइन, पेंटामाइन, IUPAC नेम लिखना है सबको आपको। पेंटामाइन मोनोसल्फेटो, ये लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड है और सिंगल है, इसलिए इसका सफिक्स O। मोनो मोनोसल्फेटो, क्लियर। आगे चलिए, अब सेंट्रल मेटल का नाम आएगा कोबाल्ट। थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, बता चुके हैं आपको। ब्रोमाइड पे 1 माइनस चार्ज होता है, ये नंबर में 1 है, और ये सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, इसलिए दोनों को टोटल करके प्लस करते हैं, वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। दूसरी चीज
सल्फेट जो प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, वो दो काम करता है। एक, वो कोऑर्डिनेशन नंबर में भी इंक्लूड है, मींस वो इसको लोन पेयर भी डोनेट करता है और साथ में प्राइमरी वैलेंसी से भी अटैच है, मींस वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। दोनों काम करता है। अगर नेगेटिव आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा और साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर में भी इंक्लूड रहेगा, क्योंकि वो लोन पेयर भी डोनेशन करता है। तो चलिए कोबाल्ट थर्ड, आगे क्या लिखे, ब्रोमाइड, यहां इनके बीच में गैप होगा, नाम खत्म हो चुका है। अब देखिए, जब इस कंपाउंड को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये कौन से आयन देगा, Br माइनस, क्योंकि आउटसाइड में जो प्रेजेंट होता है वो आयोनाइजेबल होता है और ये सेपरेट हो जाएगा। तो इस पर क्या लग जाएगा, CONH3 SO4 और इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। ये दो आयन बने, एक नेगेटिव चार्ज गया तो एक पॉजिटिव इस पर लगेगा, ब्रोमाइड आयन ये रिलीज करता है। ये कॉम्प्लेक्स को जब वाटर में डिसॉल्व करोगे आप तो ये ब्रोमाइड आयन को रिलीज करेगा और ऐसा कंसेप्ट है कि ये AgNO3 से रिएक्ट होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है आइसोमर्स की। ये वाटर में डिसॉल्व करने पर एक ब्रोमाइड आयन देगा, तो एक ब्रोमाइड आयन 1 मोल AgNO3 से रिएक्ट होगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, 1 मोल ऑफ AgBr, पेल येलो प्रेसिपिटेशन देगा। अगर यहाँ क्लोरीन होता तो भी AgNO3 से रिएक्ट होता है, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता बट 1 मोल। इसका मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्ट ध्यान रखिए कि जितने यहाँ नेगेटिव आयन रिलीज होंगे हेलोजन से रिलेटेड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो AgNO3 से रिएक्ट होंगे और जितने मोल इधर प्रेजेंट होंगे उतने मोल इसके लगेंगे और उतना प्रेसिपिटेशन आएगा। इससे हम कंपाउंड का फार्मूला डिसाइड कर सकते हैं कि हमको ब्रोमाइड, क्लोराइड या आयोडाइड बाहर कितना रखना है। क्लियर? ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, मींस ये वाला कॉम्प्लेक्स AgNO3 से रिएक्ट होगा, लेकिन ये BaCl2 से रिएक्ट नहीं होगा। ये BaCl2 से रिएक्ट नहीं होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। ये पहला आइसोमर्स था आयोनाइजेशन का, सेकंड बदल लो इसको, क्या हो जाएगा, CONH3 Br इनसाइड, सल्फेट बाहर। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी +3 है क्योंकि सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज है। आयन चेंज हुए, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये कौन से आयन देगा, सल्फेट आयन। ये BaCl2 से रिएक्ट होगा और किसका प्रेसिपिटेशन देगा, BaSO4 का, बट ये AgNO3 से रिएक्ट नहीं होगा। ये AgNO3 से रिएक्ट नहीं होगा, वो BaCl2 से रिएक्ट होगा और 1 मोल BaSO4 का प्रेसिपिटेशन करेगा। क्लियर? तो ये है, अब नाम बदल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था बट इसके आयन बदल गए, प्रोड्यूस आयन चेंज हो जाता वाटर में जब डिसॉल्व करोगे। इसका नाम बता देता, पेंटामाइन, आप खुद लिख लेना, पेंटामाइन, मोनोब्रोमाइडो, कोबाल्ट थर्ड, सल्फेट, बाहर जाते ही नाम उसका सल्फेट हो जाएगा। राइटिंग वर्क कर लीजिए 2 मिनट के अंदर, उसके बाद फिर स्टडी करते हैं सेकंड आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सेकंड टाइप।
चलिए भाई, नोट कर लिया होगा क्योंकि आप लोग हाथ पैर तो बहुत जल्दी जल्दी चलाते हो, दिमाग भले ही धीरे चलता है। नेक्स्ट, एग्जाम के अंदर कोई दूसरा एग्जाम्पल इसका आ सकता, कोई जरूरी ना याद, पर आपको उसमें ध्यान रखना है कि आइसोमेरिज्म में होता क्या है। सेकंड आइसोमेरिज्म ये कंप्लीट हुई। दूसरे नंबर की आइसोमेरिज्म हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। दूसरे नंबर की आइसोमेरिज्म क्या है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में एक एग्जांपल लिखेंगे, बात समझाएंगे। हाइड्रेट का मतलब आप समझते हो वाटर का केस है। CrCl3 × 6H2O ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इससे आइसोमर्स बनेंगे 4। कितने आइसोमर्स मिलेंगे आपको? 4, जिनमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। पहला फार्मूला Cr सेंट्रल मेटल, H2O सभी एज लिगेंड होल 6, Cl3 बाहर जाएगा। ये फर्स्ट आइसोमर्स। नाम मैं बोलूंगा हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड क्लोराइड। एक बार नाम लिखा है, बाकी बार बार नाम वही आता जाएगा। ये फर्स्ट आइसोमर्स। पहले इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करें। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, क्योंकि पूरे कंपाउंड में 3 नेगेटिव आयन है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। ये लिगेंड न्यूट्रल है। ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिजाइन करेगा 6। मोनोडेंटेड, वाटर मोनोडेंटेड है, नंबर में 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। दोनों चीज क्लियर? नाम मैंने लिख दिया है। सेकंड आइसोमर्स। अब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में तो वाटर का मॉलिक्यूल चेंज होगा, बस सीधी सी बात है, बदल लीजिए CrH2O होल 5। और ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड आपके सिलेबस में यहाँ आपने 5 किए तो एक इधर से एंट्री इधर देगा, ये आ गया। एक वाटर बाहर गया, Cl2 इंटू H2O। नाम बोलूंगा, ध्यान से सुनना, लिखना आपको। पेंटा एक्वा, मोनोक्लोराइडो, क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड, मोनोहाइड्रेट। वाटर बाहर जाते ही हाइड्रेट हो जाएगा। यहाँ क्या बोलते हैं? पेंटा एक्वा। वहां क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्राइड। मोनोहाइड्रेट, नॉट हाइड्राइड। क्लियर? नंबर 3 CrH2O ऑल 4। एक Cl को और अंदर लाओ और यहाँ क्या हो जाएगा? Cl इंटू। नाम बोलूंगा, ध्यान से सुनिए। टेट्रा एक्वा, डाइक्लोराइडो, क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड, डाइहाइड्रेट। क्लियर? फोर्थ नंबर का आइसोमर्स, लास्ट होल थ्राइड, Cl3 और 3 वाटर बाहर चले जाए। नाम सुनिए, ट्राई एक्वा, ट्राइक्लोराइडो, क्रोमियम, थर्ड ट्राइहाइड्रेट। तेजी से नोट करिए। ये एग्जाम्पल है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। लिखिए भाई, नोट करिए तेजी से। अवनीश डान बोर्ड पर दिखाई देता है सारे जो लिखे हुए हैं, और आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, नोट करिए।
ये सेकंड टाइप की आइसोमेरिज्म है, ये इसका एग्जांपल है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, और इसके बनेंगे टोटल आइसोमर्स 4। अगली आइसोमेरिज्म जिसका नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है क्योंकि इसके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। और इसको कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे आइसोमर्स को देंगे जो दूसरे टाइप की भी आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस करेगा, वो साथ में लिंकेज भी करेगा, और फिर आपसे वो पूछेगा हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स। तो आपकी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि एक तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा और लिंकेज में भी वो फिर बदलेगा। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन होगा तीसरा, आगे समझिए। देखिए कैसे वो डेंजरस जोन से आपको क्वेश्चन बना के पूछेगा, ध्यान से समझिए। कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म? तीसरा टाइप लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में एम्फीडेंटेड लिगेंड के आपको दर्शन होंगे। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एम्फीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा, तो समझ लीजिए लिंकेज आइसोमेरिज्म बैठ। देखिए CrNH3 NO2 SO4 ऐसा लिख लेते हैं। कुछ भी लिख लो, कुछ भी नाम बन जाता है, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं कि वो फर्जी नाम बना के आपको ना दे। चलिए पहले इसका नाम बोलूंगा, पेंटामाइन नाइट्रो। तो लिखने का पैटर्न समझ लीजिए, पेंटा अमाइन। अब इसका नाम आएगा, इसमें नाइट्रोजन लोन पेयर का डोनर है, तो ऐसा लिखते हैं एन नाइट्रो, इसीलिए आपको बोर्ड पे लिख के समझाया एन नाइट्रो। नाइट्रोजन इसका लोन पेयर डोनर है, और जब जब नाइट्रोजन लोन पेयर डोनर रहेगा तभी नाम नाइट्रो रहेगा। क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की थर्ड है, आंख बंद करके लिख दीजिए। क्यों कि नाइट्रो पे सिंगल माइनस होता, सल्फेट पे 2 माइनस, और ऑक्सीडेशन स्टेट का सीधा फार्मूला है नंबर ऑफ नेगेटिव आयन इनटू देयर चार्ज। कितने उसमें नेगेटिव आयन प्रेजेंट है और उन पर चार्ज कितना है, वो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरी चीज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नेगेटिव आयन बाहर हो चाहे भीतर हो, इनसाइड और आउटसाइड, दोनों ही मिलके ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। क्लियर, ध्यान रखिए। चलिए आगे क्या बनेगा, सल्फेट। ये बन गया इसका पूरा नाम। नाम से अपने को कोई लेना देना नहीं, मैंने तो आपसे केवल प्रॉमिस किया था कि IUPAC सिस्टम के नाम जब भी कोई कंपाउंड आएगा मैं समझाते चलूंगा, इसलिए समझाने में लगा। अब इसका दूसरा आइसोमर से बदलेंगे NO2, एम्फीडेंटेड लिगेंड है, पहले समझाया था आपको क्लासिफिकेशन में। अब ये अपनी डिजाइन चेंज करेगा, क्या बना लेगा, CrNH3 ONO SO4। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म अगर इसमें होगी तो, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म अगर इसमें होगी तो NO2 बाहर जाएगा, SO4 अंदर आएगा। मींस ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, और यही क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो आप क्या बोलोगे, अरे एम्फीडेंटेड लगा है, 2 आइसोमर्स बनेंगे। 2 नहीं, इसके 4 आइसोमर्स बनेंगे। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, NO2 को बाहर ले जाओ, NO2 का प्रेसिपिटेशन देगा, SO4 अंदर आएगा, बाद में SO4 को बाहर ले जाओ, SO4 का आयन चेंज हो जाएगा। तो इसके 4 आइसोमर्स होंगे, 2 आयोनाइजेशन के आइसोमर्स
और एम्फीडेंटेड लिगेंड है तो लिंकेज आइसोमर्स भी बनेंगे दो। चलिए अभी और कहानी बाकी है, इसमें फिर समझाएंगे। जैसे ही ऑप्टिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म में जाओगे, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने लगेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो फिर लिंकेज, ये एम्फीडेंटेड लिगेंड होते हैं उसमें अलग अलग टाइप से अटैच होते हैं। तो चलिए अभी स्टोरी सिंपल ही केवल इतना समझिए कि इसके अंदर ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो करता है और लिंकेज भी करेगा। क्यों? ये एम्फीडेंटेड लिगेंड बैठा है। ओएन नाम लिखेंगे पेंटा अमाइन, और यहां क्या लिखेंगे ओ, क्योंकि नाइट्राइट और सफिक्स बनेगा ओ, और लोन पेयर डोनर है इसका ओ, तो इसको क्या लिखेंगे नाइट्राइटो। क्रोमियम थर्ड सल्फेट, ये इसका नाम। तेजी से नोट करिए, और जो कंसेप्ट मैंने समझाया कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के तो आइसोमर से शो करेगा, साथ में लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, क्योंकि इसमें एम्फीडेंटेड लिगेंड बैठा हुआ है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अभी केवल इतना लिखिए। इसके बाद लास्ट आइसोमेरिज्म इसमें बचेगी, 4 टाइप की होती है, कुछ विद्वान लोग बोलते हैं 7 टाइप की होती है। एनसीईआरटी में 4 टाइप की थी, इसलिए हम 4 टाइप की स्टडी करेंगे। बड़ी बुक में या दूसरी कई बुक से उनमें 7 टाइप की आइसोमेरिज्म दे रखी स्ट्रक्चर में, लेकिन इतना डीप डिटेल अपने को नहीं जाता। 4 टाइप की याद होना मुश्किल हो जाता, 7 टाइप कहां से याद करोगे। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, सबके एक एक एग्जांपल समझे हमने। इसके बाद लास्ट आती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखते हैं भाई, इसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है। चलिए नोट कर लिया? कोई एक आवाज लगाओ जरा। नोट कर लिया सबने? ठीक। लास्ट आइसोमेरिज्म जो है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। क्या होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, समझ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एक्सचेंज हो जाती है, बस और कुछ नहीं, फालतू बकवास है। जैसे CrNH3 COCN6 सेंट्रल मेटल को एक्सचेंज कर दो, CONH3 CrCN, ये आइसोमेरिज्म है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। अब इसमें समझिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में सेंट्रल मेटल एक्सचेंज होती है, मींस लिगेंड चेंज हो जाता है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो पहले इसका नाम समझेंगे, और नाम समझते समय IUPAC रूल ध्यान रखें। हेक्सामाइन यहां लिखूंगा, हेक्सामाइन, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग पहले होती है, और ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ही है। ये उसका पॉजिटिव पार्ट, ये उसका नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। तो पहले पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग होती है। पॉजिटिव पार्ट में पहले किसकी नेमिंग होती है? लिगेंड की, फिर सेंट्रल मेटल। तो हेक्सामाइन, क्रोमियम थर्ड, ये थर्ड की स्टोरी बाद में समझेंगे कहां से थर्ड आया। क्रोमियम थर्ड, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका नाम रखेंगे, तो इसमें लिगेंड का नाम पहले आएगा। क्या लिखेंगे?
हेक्सासाइएनो, फिर इसका नाम आएगा कोबाल्ट हाइड। अब आप ये देखेंगे क्रोमियम और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का 3 है, तो इसका सीधा सा कंसेप्ट है पूरे कंपाउंड के अंदर नेगेटिव आयन कितने हैं? 6। ये तो न्यूट्रल है, नेगेटिव आयन ओनली साइनाइड है, नंबर में है 6, बस यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन सेंट्रल मेटल कितनी थी? 2, तो एक का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे। कहीं इसमें फिर गलती है, मैंने इस पूरे नाम में कहीं ना कहीं एक जगह मिस्टेक की है। कौन बताएगा क्या मिस्टेक की है? लिख करके आप वहां बताना, मैं फिर से करेक्ट करता हूं। हेक्सामाइन, क्रोमियम, थर्ड, हेक्सासाइएनो, ये नेगेटिव पार्ट है, इसके सेंट्रल मेटल में 8 सफिक्स अटैच होगा, तो यहां क्या होगा? कोबाल्टेट थाई। इसका नाम केवल बोलूंगा, लिखना आपको। हेक्सामाइन, कोबाल्ट, थाइड, हेक्सासाइएनो, क्रोमेट, थाइड, ये दोनों के नाम हैं। और ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के चारों टाइप खत्म हुए। मैंने एक एक एग्जांपल समझा है, दुनिया में बहुत सारे एग्जांपल हैं, बाकी कुछ की आप प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए। इसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म की स्टडी करते हैं। ठीक है भाई, किसने जवाब लिखा? वेदांत निगम। ठीक है भाई, नेगेटिव पार्ट में सफिक्स 8 होता, कोबाल्टेट बोलना पड़ेगा, सही है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 टाइप एंड हुए। अब हम आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 टाइप की आइसोमेरिज्म है, एक को बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरे को बोलते हैं ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। कुछ मैं हेल्प करता, कुछ आप रिवीजन करिए, और इस वाले पोर्शन को स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पक्का करिए, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म से ज्यादा आते हैं जेई मेंस में। क्लियर? अब भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, अराउंड द स्पेस। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप की होती है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी थी, वही डेफिनेशन यहाँ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट ज्योमेट्री। सिस ट्रांस पैटर्न से ज्योमेट्री होगी। अगर सेम टाइप के ग्रुप सेम डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल पर है तो सिस, और सेम टाइप के ग्रुप 180 के एंगल पर अटैच हो गए तो ट्रांस। सिंपल सा थिंग है। बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से टाइप के कंपाउंड में होती है, पहले वो याद रखिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम पहले स्टडी करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, और उसके बाद करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो 4 वाले में बात करें। अब जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा उनमें तो ज्योमेट्री 2 टाइप की होगी, एक टेट्राहेड्रा और दूसरी स्क्वायर प्लेनर। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? DsP2। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। कल सारी स्टोरी आपको सुनाई थी। तो जिन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा
उनमें दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होंगे, या तो sp3 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन ज्योमेट्री, या लो स्पिन ज्योमेट्री dsp2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये वाले जो कंपाउंड है टेट्राहेड्रल वाले, इनमें आपकी किस्मत साथ देती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। क्यों? कि ये सेंट्रल मेटल और ये चारों स्पेस में 3D ज्योमेट्री में होते हैं, और इन चारों में से किसी को भी आप एक्सचेंज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। इसलिए टेट्राहेड्रल जितने भी कॉम्प्लेक्स है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते इस ज्योमेट्री के कारण, और इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? लेबिल या लेबाइल, इस तरह इसका प्रोनाउंसिएशन है। स्पेलिंग लिख दी है, इसको आप समझ लीजिए बात को। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाले, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं वो लेबिल टाइप के कंपाउंड होते हैं, मींस उनको लेबिल बोलते हैं। मींस उनकी जो ज्योमेट्री है और उसमें लिगेंड जो अटैच है वो स्पेस में अरेंजमेंट चेंज करेंगे भी तो ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। अब इसकी स्टोरी यहां से हटा देते हैं। अब हम स्टडी करेंगे जिनकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो, वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। पहला एग्जांपल Ma3b Ma4, ए का मतलब लिगेंड मोनोडेंटेड, एम का मतलब मेटल, Ma4 चारों टाइप के सेम लिगेंड है, कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल। Ma3b 3 टाइप के, एक है सिंगल दूसरा अलग टाइप का, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो फिर शो कौन करेगा? Ma2b, जिनमें दो टाइप के और दूसरे दो टाइप के मोनोडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल से अटैच हो, वो ज्योमेट्रिकल स्क्वायर प्लेनर आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसका डायग्राम स्क्वायर प्लेनर। तीसरा Ma2bc, दो टाइप के लिगेंड अलग है, एक अलग है, फोर्थ नंबर का अलग है, 4 लिगेंड है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तीसरा टाइप कौन शो करेगा? MABCD, जिसमें चारों लिगेंड मोनोडेंटेड डिफरेंट टाइप के। इसके आइसोमर से कितने बनेंगे? 2। इसके कितने बनेंगे? 2। इसके कितने बनेंगे? 3। वर्बली याद रखना। अब डायग्राम बना के समझाता हूं। पहले इसका, सभी के डायग्राम एक ही में बन जाएंगे। प्लेटिनम को हम क्या कंसीडर कर ले? सेंट्रल मेटल। अब इसके इधर चलो, दो टाइप के एक है, दो टाइप के एक है, एक NH3, दूसरा भी NH3, तीसरा Cl, चौथा भी Cl। ये कॉम्प्लेक्स है, हो गया। अब आप देखोगे ये सिस पैटर्न का है कि ट्रांस, तो सीधा समझ में आता है ज्योमेट्री ऐसे होती है भाई। ये जैसे प्लेन है, सेंटर में प्लेटिनम है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ऐसे प्लेन में स्क्वायर प्लेनर का मतलब सभी सेम प्लेन में। अब ये कितने डिग्री के एंगल पर है? 90 डिग्री। ये दोनों भी कितने डिग्री के एंगल पर है? 90 डिग्री। तो इस पैटर्न को क्या बोलेंगे? सिस। ट्रांस आप खुद बना सकते हो। इस अमीन को या इसको यहां से चेंज करो, इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांस। या बना देते, ये बन गया NH3, ये NH3, ये बन गया ट्रांस। 180 के एंगल पर आ गए। ये दो इसके आइसोमर्स है, इसका नाम सिस, इसका नाम ट्रांस। अब देखो इस फार्मूले में आते हैं। इसमें क्या करें? Ma2bc, मतलब किसी एक को चेंज कर लें तो नया बन जाएगा। ये PT, यहाँ NH3 लगा लें, यहाँ भी NH3 लगा लें, यहाँ Cl लगा दें, यहाँ ब्रोमीन लगा दें।
बदल लिया, एक क्लोरीन को चेंज कर दिया तो इस फार्मूले में आ गया हमें 2BC। ये भी दो आइसोमर्स बनाएगा। अभी इसको क्या बोलोगे, सिस। ट्रांस कब बनेगा, ये प्लेटिनम। अमोनिया को इधर ले आओ, उस अमोनिया को उधर ले जाओ, ब्रोमीन को इधर लिख लो, क्लोरीन को इधर लिख लो। ये इसी का ट्रांस है, क्योंकि हम अमीन ग्रुप से कंपैरिजन कर रहे हैं। अमीन ग्रुप 90 पर तो सिस और अमीन ग्रुप 180 तो वो ट्रांस। इनसे कोई लेना देना, इसके भी केवल दो आइसोमर्स बनेंगे। अब इसमें चारों लिगेंड डिफरेंट टाइप के, तो ऐसा बन सकता है पीटी, ये पीटी, देखो दोनों बना के समझा था। हालांकि उसमें 3 बनेंगे। यहाँ क्या लगा है NH3, यहाँ क्या लगा दे PY, यहाँ लगा दिया BR, यहाँ लगा दिया CR। ये देखो ये पिरिडीन है, चारों डिफरेंट टाइप के। अब इसमें 3 आइसोमर्स कैसे बनते हैं, आप किसी एक को कांस्टेंट रखो, ये 1 2 1 3, इसको बोलेंगे 1 2, इसको बोलेंगे 1 3। अभी कौन है 1 3 पर, ब्रोमीन। तो 1 3 अगर आप कंसीडर करते हो तो ये ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ट्रांस है और इसके रेस्पेक्ट में सिस। अब आप बदल लो, 1 2 3 को बदलना, इसको नहीं बदलना, इसको उठा के जाना, ब्रोमीन को इधर ले जाओ, तो पिरिडीन के रेस्पेक्ट में वो ट्रांस हो गया। फिर क्या करोगे, इसके सामने क्लोरीन लाओ और अमीन और क्लोरीन अपोजिट हो गए, तो वो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ट्रांस हो गया। मतलब 3 आइसोमर्स से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और ये फार्मूले ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। इसमें कोई बाइडेंटेड लिगेंड नहीं होगा, ये वाले दोनों शो नहीं करेंगे। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। लिखने के लिए केवल 2 मिनट का टाइम है, तेजी से इसको नोट करिए, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले पर। चलिए भाई, नोट किया होगा आपने। अब इसके बाद आता है जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, उनका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जिनका होगा, उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, चाहे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो चाहे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो, sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, ज्योमेट्री क्या होगी उसकी, ऑक्टाहेड्रल। और कौन से डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उसके हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 या d2sp3 में कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, डी के, dx2 y2 एंड dz2। बस ये फेमस है। चलिए MS6 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। MA5B ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों, लिगेंड को चेंज करते रहो, कुछ नहीं होगा।
अब यहां से MF4B2 ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और सारे ही लिगेंड इसमें मोनोडेंटेड है। डायग्राम बना के समझाता, जैसे CR ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोर्ड पर ऐसी दिखती है लेकिन ऐसी होती नहीं। जैसे ये प्लेन है, इसके सेंटर में सेंट्रल मेटल, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, चार, एक डाउन साइड होता है, एक अपर साइड होता है, ऐसी ज्योमेट्री। चारों लिगेंड यहां लगा, ए ए ए ए, और यहां क्या लगा दोगे, बी। ठीक है, ये दोनों कैसे है, 180 के एंगल पर। इसका मतलब ये क्या है, ट्रांस। अरे ये चारों तो 90 के एंगल पर है ना। जब सेम टाइप के ग्रुप 180 के एंगल पर आ जाए तो ट्रांस पोजीशन बनेगी। इसको सिस में बदलो, क्रोमियम, यहां पर लगाओ ए, यहां लगाओ बी, फिर यहां लगाओ बी, यहां लगाओ ए, यहां लगाओ ए, और यहां लगाओ ए। अब ये भी तो ट्रांस हो सकता है, लेकिन आपने पहले किसका कंपैरिजन किया था, बी का। तो अभी भी आपको कंपैरिजन किसका करना है, बी का। बी कैसे एंगल पर है, 90 डिग्री के, तो फिर ये पोजीशन सिस बन जाएगी। क्लियर। इसके केवल दो आइसोमर्स होगा, एक सिस और एक ट्रांस। थर्ड नंबर का कोई आइसोमर्स इसका नहीं होगा। क्लियर। अब इसमें फार्मूला बदलेंगे। ये सिंपल सा एग्जांपल है, जब बी 90 डिग्री के एंगल पर होंगे, कहीं भी लगा दो बी को, ऐसा नहीं मैंने यहां लगाया तो यहीं जरूरी, आप उठा के कहीं भी लगा दो, 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए बी, तो सिस, और बी जब 180 एंगल पर आ जाए तो ट्रांस। चलिए अब फार्मूला बदलेंगे। यहां से फार्मूला क्या लेंगे, MA3B3, ए टाइप के 3 है, बी टाइप के भी 3 है, तो फार्मूला क्या बनेगा, ये सेंट्रल मेटल, ये चार साइड, ये सेंट्रल मेटल, ये चारों साइड। अब देखिए अजब गजब कहानी है, ये इस तरह ए टाइप के कितने हैं, 3, उनको एक ही फेस पर लगा, ए ए ए, ये तीनों सेम फेस पर है। इधर क्या लगा दो, बी, बी इधर वाली फेस पर है, ए उस वाली फेस पर है, इसको बोलते हैं फेसियल। और कौन सा आइसोमर्स बोलते हैं, फेक आइसोमर। ध्यान रखिए, इसके दो आइसोमर्स बनेंगे, फेक आइसोमर्स मींस जिसको फेसियल बोलते हैं, सेम फेस पर होना चाहिए सेम टाइप के ग्रुप। अब बदलेंगे, ये ए, तो यहाँ कौन आ गया, बी, यहाँ आ गया ए, यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ ए लिख दीजिए, बदल गया। अब उनकी फेस का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसको बोलते हैं मेरिडियोनल, और इसको बोलते हैं मर आइसोमर्स। एक, जब सेम टाइप के लिगेंड सेम फेस पर ना हो, वन साइड ना हो, मेरिडियोनल, और उसको शॉर्ट में लिखते हैं MER, मर आइसोमर। तो इसके कितने आइसोमर्स बनते हैं, 2, फेक और मर। अब देखो यहां आपको वो उलझाएगा, इसमें एक फार्मूला लिखा है जिसमें 6 लिगेंड हो, मोनोडेंटेड। जैसे अपन सेंट्रल मेटल को क्या ले लें, क्रोमियम। अब इसमें 3 तो एक टाइप के, 3 एक टाइप के, 3 एक टाइप के, तो क्या करें इसमें CN होल थ्राइस, और 3 दूसरे तरफ के ले लें, NH3 होल थ्राइस। यह हो गया। नेगेटिव लिगेंड भी यही है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, 3 न्यूट्रल है,
3 और 3 मिलकर के कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 बनाएंगे। इसके लिए बाहर कुछ भी नहीं होगा, ना इस पे कोई चार्ज होगा। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के होते हैं। एक केटायन, जिस पे टोटल चार्ज पॉजिटिव हो, कोई नेगेटिव पार्ट आउटसाइड प्रेजेंट, केटायन। दूसरा कॉम्प्लेक्स एनायन, ये पूरा एनायन हो और इधर कोई पॉजिटिव पार्ट बैठा हो, तो वो एनायन कॉम्प्लेक्स। और ये कैसा है? ये न्यूट्रल है, सारे के सारे इसके अंदर इनसाइड है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये नेगेटिव, जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा 3, और ये न्यूट्रल, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर में इंक्लूड रहेगा। इसलिए इसकी पूरी दुनिया उसी स्क्वायर के अंदर है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। चलिए अब क्या करें, कितने आइसोमर्स प्रोड्यूस करेगा ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो 2 तो आपके सामने दिख रहे हैं। जब अमीन सेम फेस पे होगा, साइनाइड दूसरी फेस पे होगा, तो फेक और हमारा आइसोमर्स प्रोड्यूस करेगा। और साइनाइड एम्फीडेंटेड लिगेंड है, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो फिर इसके 4 आइसोमर्स हो जाएंगे। 2 लिंकेज आइसोमेरिज्म में, एक बार साइनाइड लगेगा, एक बार आइसोसाइनाइड लगेगा, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो वहां पर आपको वो उलझाएगा और उसके उलझने में आपको सुलझना पड़ेगा। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स में इसको स्टार बना के समझा देता है, या समझा दिया है, इसको याद करिए आप, ये एग्जाम में आता है। चलिए अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, लेकिन उनमें बाइडेंटेड लिगेंड बैठा हो, जो 2 लोन पेयर को लेकर के आता है, तो क्या होगा? COEN होल ट्वाइस CN, इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो गया कंप्लीट, इन होल ट्वाइस CN। तो ये अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा? देखिए, ये कोबाल्ट सेंटर, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां। अब बची इसकी वैलेंसी कितनी? 4 वैलेंसी फ्री बची। ये बाइडेंटेड है, आपको समझाया था, इसका नाम इथिलीन डाइअमीन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। एक इथिलीन डाइअमीन 2 लोन पेयर का डोनेशन करता है, तो इसमें 2 है तो 4 लोन पेयर लेके आएंगे, वो यहाँ अटैच रहेगा ऐसे। एक लोन पेयर इधर दिया, एक इधर दिया, यही एक लोन पेयर इधर दिया, एक इधर दिया। ये तो सिमेट्रिक ज्योमेट्री है, सिमेट्रिकल है ये। और ये कौन सा आइसोमर्स है? ट्रांस। हम ज्योमेट्रिकल की स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ किरेल कार्बन नहीं होता, तो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म में किरेल कार्बन मत ढूंढते रहिए। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म का मिरर इमेज वाला कंसेप्ट, ये मिरर इमेज शो करेगा या नहीं करेगा, इसके बेस पर ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड हो गई। ज्योमेट्रिकल के साथ ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, बट ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, इसलिए इसका ऑप्टिकली आइसोमर्स नहीं बनेगा, क्योंकि इसका डायग्राम जैसा इधर है वैसा ही होगा। तो ट्रांस आइसोमर्स केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकली नहीं। अब इसको चेंज करेंगे, पूरा ही चेंज करते हैं। ये कोबाल्ट, अब क्लोरीन को एक को यहां लगाएं और एक को यहां लगाएं। आ गई क्लोरीन, क्लोरीन 90 डिग्री पर, तो ये आइसोमर से क्या हो गया इसका? सिस। नाम कुछ भी है, नाम से कोई लेना देना। अब इन कहां लगाएं? एक ये यहां लगाएं, एक लोन पेयर इसको दिया, एक यहां लगेगा ये। और आपको समझ में आ चुका होगा कि ये एसिमेट्रिक है, और यहाँ इसकी मिरर इमेज बनेगी। ये अपनी मिरर इमेज को शो करेगा, और अपनी मिरर इमेज को शो करेगा तो तेज ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। इसका मतलब इसके कितने आइसोमर्स बन जाएंगे?
दो, एक सिस और एक ट्रांस, और सिस का ऑप्टिकली मतलब 3। इसके टोटल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स 3 आपको मिलेंगे। नोट कर लीजिए इस बात को अच्छे से। जहां बाइडेंटेड लिगेंड होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, वहां पर वो सिस और ट्रांस पैटर्न से शो करेगा ज्योमेट्रिकल। दो आइसोमर्स बनेंगे, एक सिस दूसरा ट्रांस, और सिस का ऑप्टिकली भी बनेगा एक, लेकिन सिस के 2 ऑप्टिकली काउंट नहीं होंगे, केवल एक होगा। ऐसे इसके टोटल आइसोमर्स बनेंगे 3। तो यहां पर ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म का भी एग्जाम्पल है। अरे भाई ये 11th वाले आने लगे, क्या बात है। हाँ 11th वाले क्यों नहीं आएंगे, 12th वाले जाने लगते हैं तो 11th वाले आने लगते हैं। रुक जा भाई, अभी 11th पढ़ ले रहे, 11th पास हो जाए उसके बाद अपन 12th पढ़ेंगे। चलिए भाई, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म, बाइडेंटेड लिगेंड एक और में मैं समझा देता। अगर बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, ऐसे ये सेंट्रल मेटल, ये ऐसा। अब इसमें ट्राई इन है, 3 इन है, तो देख एक तो यहां होगा, तो एक यहां होगा, और फिर एक यहां होगा। तो ते इसकी तो मिरर इमेज शो करेगी, मतलब ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन तीनों लिगेंड बाइडेंटेड है, तो ये भी ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करेगा। आज की स्टोरी हम यहीं खत्म करते हैं। आइसोमेरिज्म यहाँ एंड हुआ। मेरे को जितना मैं चाहता था कि जितना आपको रिवाइज करा सके करें, और उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करिए। अगले वीक में जब हमारी मुलाकात होगी तो फिर हम नए एल्किल हैलाइड की स्टडी करेंगे, जहां से हमने उसको छोड़ा था। उसके बाद फिर अल्कोहल का रिवीजन करेंगे। क्लियर? ओके, बाय, सी यू। कल मिलते हैं। कल क्या, संडे मुलाकात नहीं होगी, मंडे को मुलाकात करेंगे। बाय, जय हिंद।